start with the latest question, December 2020 cycle. ठीक है, December 2020 से ही start कर रही हूँ. Okay everyone. So here is the first question जो उन्होंने पूछा था, which of the following या which one of the following is type of memory is fastest? Can you give me the answer? Cache memory, register memory, man memory और secondary memory. Let me check कौन पहले देता है answer. Which memory is fastest memory? Which memory is fastest memory? Yes, register memory is the fastest memory. ठीक है, register is fastest memory. देखिए, जो memory जिस memory का size smallest होगा, we know that register is the smaller in size. Smaller in size होगा तो faster होगा. और जैसे जैसे हम hierarchy में नीचे आते हैं, that is your hard disk. So hard disk having the more memory space, that but speed, first question है मैम, स्पीड इज लोअर. ठीक है, स्पीड कम होता है इसका. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत सिंपल पूछा गया था. द मेमोरी साइज फॉर एन एड्रेस लाइन. ठीक है, मैन मेमोरी, पहले कैसे क्वेश्चन पूछते थे, अभी चेंज कर दिया. द मेमोरी साइज फॉर एन एड्रेस लाइन एंड एम डेटा लाइन्स इज गिवन बाय. ठीक है, तो यदि एन एड्रेस लाइन गिवन है, एन एड्रेस लाइन गिवन है तो डेटा लाइन्स कितनी होंगी. या फिर मैं बोलूं कि यदि आपको 4 एड्रेस लाइन गिवन है, इसको भी आंसर करिएगा. 4 एड्रेस लाइन गिवन है एंड 16 डेटा लाइन्स गिवन है, देन व्हाट इज द साइज ऑफ मेमोरी. मेमोरी साइज क्या होगा. ये क्वेश्चन मेरी तरफ से, और इस क्वेश्चन का आंसर है 2 पावर n इंटू एम. ठीक है, 2 पावर n इंटू एम. इस केस में आंसर क्या बनेगा भाई. वी हैव द साइज ऑफ मेमोरी फॉर एन एड्रेस लाइन. मैं कह रही हूँ 4 एड्रेस लाइन है. वेरी गुड ना, वेरी गुड नहीं पूजा मैम, गलती कर रहे हो. 4 एड्रेस लाइन है ना, 4 एड्रेस लाइन्स है एंड 16 डेटा लाइन्स है. तो वी विल हैव 2 पावर 4 इंटू 16, या 2 पावर 4 16 क्रॉस 16. वेरी गुड ईशानी मैम, 16 क्रॉस 16. ठीक है, हाँ कविता मैम करेक्ट. चलिए नाउ सॉल्व दिस के मैप. इट इज ऑल्सो ईजियर. के मैप भी आपका आया था. अच्छा, एक चीज, जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, ऑलरेडी आई हैव प्रोवाइडेड द सॉल्यूशन फॉर 2020 पेपर. कंप्लीट पेपर सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है ना, आप उसको भी चेक कर सकते हो. तो हियर वी हैव के मैप. ड्रॉ कर लेते हैं. बहुत आसान के मैप इन्होंने दिया था हमको. मैंने के मैप की प्रैक्टिस करवाई थी इंपॉर्टेंट टॉपिक में, आपको पता होगा, जस्ट क्लास एग्जाम के पहले, क्योंकि के मैप ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आना ही आना है. ठीक है, तो वी हैव 0, कैसे लिखते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, है ना. अब देख लेते हैं कौन कौन से नंबर हैं. तो वी हैव 0 को 1 कर देते हैं, 2 को 1 कर देते हैं, 5 को 1 कर देते हैं, 7 को 1 कर देते हैं, 8 1 होगा, 10 1 होगा, 13 1 एंड 15 1. नाउ लेट्स मेक द ग्रुपिंग. देखिए 8 की ग्रुपिंग तो पॉसिबल नहीं है, सो लेट्स मेक द ग्रुप ऑफ 4. तो पहला ग्रुप कॉर्नर हो जाएगा, पहला ग्रुप कॉर्नर हो जाएगा, पहला ग्रुप कॉर्नर होगा, सॉरी कॉर्नर होगा. अच्छा, यहाँ हमको कभी इस ऑर्डर को चेंज नहीं करना, मैंने पहले भी सिखाया था. 2014 से पहले के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. कुछ वेबसाइट्स हैं ऑनलाइन पर आराम से मिल जाएंगे, और चाहो तो आप गेट प्रीवियस ईयर को पेपर की बुक खरीद लो. ABCD इसी ऑर्डर में फॉलो करना है. ठीक है, तो वी हैव 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0. Now do the grouping. Another group will be this. ठीक है, now you can see कॉर्नर में क्या हो रहा है. A is not changing but B complement is not changing. तो पहला नंबर क्या मिला, B complement. From here, ठीक है, C is changing but D is complement is not changing. तो ये हो जाएगा आपका B complement D complement. In this grouping, second grouping में आप देख पा रहे हो A चेंज हो रहा है
but B is not changing. From here C is changing but D is not changing. So answer is option 1, है ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. के मैप से क्वेश्चन मतलब 110%. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. हाँ, देखिए इस क्वेश्चन में सिंपल सी चीजें दी हुई हैं. सबसे पहले तो हम रीडिंग कर लेते हैं. क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है. इट इज लाइक कंसीडर द अनपाइपलाइन मशीन. ठीक है, अनपाइपलाइन है, नॉन पाइपलाइन मशीन है. यदि हम नॉन पाइपलाइन मशीन की बात कर रहे हैं, वेरी गुड, नॉन पाइपलाइन मशीन विथ 10 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल विच यूजेस द 10, जो नॉन पाइपलाइन है इट यूजेस द 10 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल. क्लॉक साइकिल कितने की है, एक क्लॉक साइकिल है 10 नैनोसेकेंड की, एक क्लॉक साइकिल है 10 नैनोसेकेंड की, which uses 4 clock cycle for ALU ऑपरेशन. ठीक है, 4 clock cycle किसके लिए यूज कर रहे हैं, ALU ऑपरेशन के लिए. एंड ब्रांचेस where the 5 cycle for the memory operation. 4 cycle रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, ALU ऑपरेशन के लिए. और यदि ये मेमोरी ऑपरेशन करती है, ठीक है, यदि मेमोरी ऑपरेशन, तो 5 cycles आर रिक्वायर्ड फॉर memory operation. Okay, assume that relative frequencies of the operation are 40% of the time, है ना, then 20%, then 40%. मतलब पहले 40% टाइम ALU परफॉर्म होगा, फिर 20% टाइम मेमोरी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, एंड फिर से 40% टाइम क्या होगा, ALU ऑपरेशन परफॉर्म होगा. ये लिखा है ना, assume that the relative frequency of these operation, ALU ऑपरेशन and the memory operation. So 40, 20, 40. Due to the clock skewed and set up pipeline. ठीक है, अब अभी ये तो हो गई नॉन पाइपलाइनिंग की स्टोरी. 40% टाइम में ये ALU ऑपरेशन करेगी, देन 20% टाइम में ये मेमोरी ऑपरेशन करेगी, एंड देन अगेन 40% टाइम के लिए ALU ऑपरेशन करेगी. ठीक है, अच्छा, अब ड्यू टू द क्लॉक स्क्यू एंड setup pipelining, let's us consider that machine adds 1 nanosecond overhead to the clock. अब जब पाइपलाइनिंग के सेटअप में हम गए तो एक एडिशनल जो 10 नैनोसेकेंड क्लॉक साइकिल का टाइम लग रहा था उसमें 1 सेकेंड एडिशनल लग रहा है ड्यू टू द पाइपलाइनिंग. ठीक है, ये ओवरहेड है, 1 सेकेंड का हमको क्या मिल रहा है, नैनोसेकेंड का ओवरहेड. तो स्पीड अप इज ऑब्जर्व्ड in the instruction execution rate when the pipeline machine is considered. pipeline machine यदि आप consider करोगे, ठीक है, तो कितना स्पीड अप होगा. स्पीड अप का फॉर्मूला हम सभी को पता है. ठीक है, स्पीड अप का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड अप एनीबडी जो जानता हो वो बताएगा. जब तक हम क्या करें, हम नॉन पाइपलाइन टाइम को और पाइपलाइन टाइम को कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, तो देखो भाई, इंस्ट्रक्शन, यदि ALU इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है, तो कितनी साइकिल रिक्वायर्ड होगी, साइकिल फॉर ALU इंस्ट्रक्शन. देखिए कितनी साइकिल रिक्वायर्ड होगी, 4 साइकिल फॉर ALU ऑपरेशन. कितना टाइम स्पेंड किया, 40%, 0.4 लिख सकती हूँ, प्लस, ठीक है, 0.2 टाइम स्पेंड किया विथ 5 इंस्ट्रक्शन, एंड 0.4 फिर से 40% टाइम फॉर द 4 साइकिल. 5 साइकिल मेमोरी ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है, 4 साइकिल ALU ऑपरेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है. तो इट विल बिकम 1.6 एंड प्लस 1.0 प्लस 1.6, टोटल आपको मिलेगा 4.2. ठीक है, 4.2 साइकिल्स are required in non-pipelining. एक साइकिल के लिए 10 नैनोसेकेंड लग रहा है, तो 4.2 साइकिल के लिए कितना टाइम लगेगा, 4.2 इंटू 10 या 42 साइकिल्स. ठीक है, सिंपल 42 आपका आ जाएगा. फिर पाइपलाइनिंग टाइम कितना बनेगा, फॉर्मूला आया, यस, नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय पाइपलाइनिंग, नॉन पाइपलाइनिंग डिवाइडेड बाय पाइपलाइनिंग टाइम. यस, एक नॉर्मल फॉर्मूला, एंड पूजा मैम का भी सही है.
अब पाइपलाइनिंग टाइम देखो, एक सिंगल साइकिल में 10 नैनो सेकेंड प्लस 1 साइकिल का ओवरहेड, तो टोटल टाइम लगा 11 नैनो सेकेंड। ठीक है, हम क्या अज्यूम करके चल रहे हैं, हम अज्यूम करके यहाँ पर, क्योंकि सीपीआई नहीं दिया ना इन्होंने, ये नहीं दिया है कि प्रोसेसर पाइपलाइनिंग में कितना टाइम ले रहा है ना, तो हम अज्यूम कर ले रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द सीपीआई इट इज टेकिंग 1 साइकिल टू एग्जीक्यूट कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। तो नाउ 10 में 10 नैनो सेकेंड में कंप्लीट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, प्लस 1 एक ओवरहेड है, तो 11 नैनो सेकेंड लग रहा है। पर डिवाइड कर दो, ठीक है, इसको मैं नेक्स्ट पेज पर ले जाती हूँ। तो अब आपका क्या निकला, पाइपलाइनिंग टाइम इज अप्रोक्सीमेटली 42 नैनो सेकेंड, नॉन पाइपलाइनिंग टाइम, एंड पाइपलाइनिंग टाइम 10 सेकेंड का एक साइकिल हम कंसीडर कर रहे हैं, प्लस 1 सेकेंड का ओवरहेड, सो इट विल बी 11। So the speed up is given by 42 divided by 11 approximately, ठीक है, approximately it will be 4 times, ठीक है, it will be 4 times done। चलिए, हाँ इसको आप आंसर क्या आया था, तो मशीन लैंग्वेज लेबल, ठीक है, मशीन लेबल लैंग्वेज it is a low level language, it is a low level language। Solve this, देखिए, which of the following is true for the dynamic RAM, that is DRAM, it is slower than the static RAM, packing density is higher than the static RAM, it is faster than the static RAM, and it require the data refreshment। ठीक है, तो एक्चुअली जो डी रैम होती है, डायनेमिक रैम, यू कैन मेक चेंजेस इनटू इट। सो डी रैम की जो स्पीड होती है इट इज स्लोवर देन द स्टैटिक रैम, पैकिंग डेंसिटी हाई होती है, एंड इट रिक्वायर द डेटा रिफ्रेशमेंट बिकॉज आप डायनेमिकली इसको अपडेट कर रहे हो। सो आंसर क्या हो जाएगा, ए बी एंड डी। हियर इज द डिफरेंस, SRAM has lower access time, so it is faster as compared to DRAM, and DRAM has higher access time too, it is slower than the SRAM. SRAM is costlier than the DRAM, dynamic RAM. Dynamic RAM cost is less compared to the SRAM. SRAM requires the constant power supply, ठीक है, and DRAM offer the reduced power consumption. Due to the complex internal circuitry, less storage capacity is available as compared to the dynamic memory chip या dynamic RAM. And then SRAM is low packaging density, it having the high packaging density. तो आंसर हो जाएगा आपका ABD। चलिए इसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वी है, which of the following statement is false? The processor has, आप इसको आंसर कर सकते हो, द प्रोसेसर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। द प्राइमरी मेमोरी स्टोर द एक्टिव इंस्ट्रक्शन एंड डेटा फॉर प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द प्रोसेस। सेकेंडरी मेमोरी इज used as backup memory. Memory system is implemented on a single label. मैम आपने 2014 के करवाए हैं गेट के क्वेश्चन, हाँ पूर्वा मैम करवाए हैं, मैंने करवाए 2011 तक, मैंने 2011 तक करवाए हैं, और 2011 के थोड़े से आपको प्लस कोर्स में मिलेंगे। ठीक है, यस, आंसर क्या होगा इसका, इसका आंसर होगा द प्रोसेसर हैज डायरेक्ट एक्सेस टू बोथ प्राइमरी एंड मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्यों फॉल्स है, वी नो दैट कि जो प्रोसेसर है, सीपीयू है, इट कैन डायरेक्टली एक्सेस मैन मेमोरी, बट सेकेंडरी को एक्सेस करने के लिए इट नीड अ इंटरफेस, इट नीड अ IO इंटरफेस। Primary memory store the active instruction and data. This statement is exactly true. Secondary memory is used as backup memory. True. And memory system implemented over the multiple level of memory hierarchy. रजिस्टर होगा, L1 लेवल की कैशे होगी, L2 लेवल की कैशे होगी, देन मैन मेमोरी होगी, मैन मेमोरी के बाद फिर सेकेंडरी मेमोरी होगी। तो वी हैव मल्टी लेवल ऑफ हायरार्की। चलो इसको सॉल्व करिएगा। नाउ सी इन दिस क्वेश्चन, ये थोड़ा सा हाँ हो सकता है टफ लगा हो आपको।
तो यहाँ आपको क्या बोला गया कि डायरेक्ट एड्रेसिंग जिसमें हम डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं। हाँ, डायरेक्ट एड्रेसिंग में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन प्रोवाइड कराते हैं ना मैम। डायरेक्ट एड्रेसिंग क्या होता है, मैंने आपको एड्रेसिंग मोड भी बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पाइपलाइनिंग भी इंपॉर्टेंट है, बट पाइपलाइनिंग में इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछा इन्होंने। तो डायरेक्ट एड्रेसिंग, हियर यू कैन सी कि आपका हेक्साडेसिमल में एड्रेस दिया है और ये है आपका स्टोर एट, है ना। तो ये डायरेक्ट हेक्साडेसिमल एड्रेस है। तो जैसे ही आपने ए को 3 से मैच किया, यदि क्लासरूम की बात करूँ, तो ये आपका आंसर बन गया ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर है। इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में, ठीक है, हम इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में क्या करते हैं कि मेमोरी को एक एड्रेस में या मेमोरी को किसी दूसरे लोकेशन पर स्टोर करके रख रहे हैं। सो हियर एम इज रिप्रेजेंटिंग अ मेमोरी लोकेशन और उसको आप स्टोर कर रहे हो इनटू अ रजिस्टर ए। यहाँ ए क्या है, ए और बी आपके रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग में मेमोरी लोकेशन का एड्रेस आप रजिस्टर में स्टोर कर रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज इनडायरेक्ट एड्रेसिंग। नेक्स्ट वी हैव रजिस्टर एड्रेसिंग। देखिए मैंने बोला ए और बी रजिस्टर है, सो हियर इज द रजिस्टर। एंड इमीडिएटली मूव, इमीडिएटली आप यूज कर रहे हो, कमांड ही यूज कर रहे हो। तो हियर ए एंड एफ एफ एच, ए हेक्साडेसिमल वैल्यू, एफ एफ इज इन हेक्साडेसिमल, एच क्या रिप्रेजेंट करता है, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है। तो दिस इज योर इमीडिएट एड्रेसिंग। ठीक है, इमीडिएट एड्रेसिंग। चलिए, बस 3-4 दिन की बात है, रिजल्ट आ जाएगा। इसका आंसर भी मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगी। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फैच एग्जीक्यूट साइकिल। फैच एग्जीक्यूट साइकिल, हाँ, फैच एग्जीक्यूट, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को फैच करते हैं, फैच इंस्ट्रक्शन स्टेप 1, देन डिकोड इट एंड देन एग्जीक्यूट इट। ठीक है, BAC, वेरी गुड।